नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी थर्ड है, विशिष्ट अधिगम करता हूँ तो निर्देशन उपकरण और प्रविधियाँ। टॉपिक है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा और सब टॉपिक है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में कुछ व्यवस्थाएं और विशेषताएं, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया था कि विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था में जो तर्क दिए गए थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि विशेष कक्षाओं की सीमाएं, जो इसमें वितर्क किया गया, यानी कि तर्क वितर्क के माध्यम से एक लोगों के एक पक्ष ने तो विशेष कक्षाओं की व्यवस्था को अच्छा माना है और सेकंड पॉइंट में कहा है कि लोगों का दूसरा पक्ष, यानी कि एक पक्ष तो सहमत नहीं और दूसरा पक्ष सहमत है, तो लोगों का जो दूसरा पक्ष है उसने तो इसको सहमति प्रदान की है, लेकिन लोगों का जो एक पक्ष है उसने विशेष कक्षाओं की व्यवस्था को सहमति प्रदान नहीं की है। तो उसमें देखिए विशेष कक्षाओं की सीमाएं, सेकंड पॉइंट है विशेष कक्षाओं की सीमाएं। विशेष कक्षाओं की सीमाएं, फर्स्ट पॉइंट तो हमने विशेष कक्षाओं की व्यवस्था पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे विशेष कक्षाओं की सीमाएं। विशेष कक्षाओं की सीमाओं से तात्पर्य यह है कि विशेष कक्षाओं की सीमाएं भी, विशेष कक्षाओं में जो दोष पाए गए हैं वो इस प्रकार है कि यह लोकतांत्रिक नहीं होता है, यानी कि जो विशेष कक्षा होती है वो लोकतांत्रिक नहीं होती है, यानी कि जनता को जनता के द्वारा और जनता के लिए वो जनता इसको पसंद नहीं करती है। साथ में इसमें बौद्धिक तानाशाही को बढ़ावा मिलता है। तो फर्स्ट तो यह है इसमें कि बौद्धिक तानाशाही को बढ़ावा मिलता है। बौद्धिक तानाशाही को बढ़ावा मिलना, बौद्धिक तानाशाही को बढ़ावा मिलना। साथ में यह है कि ये लोकतांत्रिक नहीं होती है, यह लोकतांत्रिक नहीं होती है, लोकतांत्रिक नहीं होता है, ये लोकतांत्रिक नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि ये लोकतांत्रिक नहीं होती, यानी कि सभी बालकों के अभिभावक ये चाहते हैं कि उनके बालक भी अच्छे स्कूल में पढ़े, तो सभी सामान्य बालकों के लिए ये सही नहीं होती है। तो इसमें कुछ दोष भी हैं, ठीक है। सेकंड है इसी का सेकंड है कि विशेष कक्षाओं में प्रतिभाशाली बालक अभिमानी हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बालक अभिमानी हो जाते हैं, प्रतिभाशाली बालकों का अभिमानी होना, प्रतिभाशाली बालकों का अभिमानी होना, प्रतिभाशाली बालकों का अभिमानी होना। सेकंड पॉइंट यह है कि प्रतिभाशाली बालक अभिमानी हो जाते हैं, यानी कि विशेष कक्षाओं की अगर व्यवस्था की जाती है तो प्रतिभाशाली बालकों में गर्व की भावना, घमंड की भावना और अहम उत्पन्न हो जाता है, उनमें ईगो उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में प्रतिभाशाली बालकों में जो अभिमान उत्पन्न हो जाता है तो वो सामान्य बालकों को तुच्छ समझने लगते हैं। इसलिए भी प्रतिभाशाली बालकों के विशेष कक्षाओं में ये दोष पाया गया है। नेक्स्ट है थर्ड है सामान्य बालक प्रतिभाशाली बालकों से ईर्ष्या करने लगते हैं, यानी कि सामान्य बालकों द्वारा सामान्य बालक प्रतिभाशाली बालकों से ईर्ष्या करने लगते हैं। जो सामान्य बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालकों से ईर्ष्या करने लगते हैं। क्यों ईर्ष्या करने लगते हैं? क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों को विशेष कक्षाओं की उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में सामान्य बालकों को जो अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए सामान्य बालक प्रतिभाशाली बालकों से ईर्ष्या करने लगते हैं, प्रतिभाशाली बालकों से बोलना कम पसंद करते हैं और दूर दूर रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, ये इसका दोष है। नेक्स्ट है फोर्थ है कि विशेष कक्षाओं में अधिक कार्य करने के कारण प्रतिभाशाली बालकों के स्वभाव पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि अधिक कार्य करने के कारण प्रतिभाशाली बालकों पर बुरा प्रभाव, प्रतिभाशाली बालकों पर
प्रतिभाशाली बालकों के स्वभाव पर, प्रतिभाशाली बालकों के स्वभाव, प्रतिभाशाली बालकों के स्वभाव पर बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रतिभाशाली बालकों के स्वभाव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की जब कक्षाएं विशेष होगी और विशेष कक्षाओं की व्यवस्था उनके लिए होगी, तो जो विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होगी तो पाठ्यक्रम भी विशेष प्रकार का होगा और उनका शिक्षण कार्य तथा उनको दिया गया गृह कार्य भी विशेष प्रकार का होगा, जिससे विशेष प्रकार के कार्य के कारण यानी कि अधिक विशेष प्रकार का अधिक कार्य देने के कारण प्रतिभाशाली बालकों का जो स्वभाव है उस स्वभाव पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वो चिड़चिड़े रहना शुरू कर देते हैं तथा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उनके स्वभाव पर, उनके व्यवहार पर, उनके स्वभाव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है फिफ्थ देखिएगा। फिफ्थ है नेतृत्व करने का जो प्रशिक्षण है वो भी सीमित हो जाता है। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों में जो नेतृत्व का प्रशिक्षण है वो सीमित हो जाता है। नेतृत्व का प्रशिक्षण सीमित होना। प्रतिभाशाली बालकों के द्वारा यानी कि जो नेतृत्व का प्रशिक्षण उनको प्राप्त होता है विशेष कक्षाओं में, वो भी सीमित हो जाता है। बालक उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है सिक्स है सामान्य बालक प्रतिभाशाली बालकों के साथ बालकों से वंचित हो जाते हैं। यानी कि सामान्य बालकों से वंचित होना। सामान्य बालकों से वंचित यानी कि विशेष कक्षाओं में ये दोष है कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से वंचित हो जाते हैं। यानी कि अगर विशेष कक्षाओं की व्यवस्था प्रतिभाशाली बालकों के लिए होती है तो उसमें सारे ही प्रतिभाशाली बालक आएंगे। यानी कि सारे ही प्रतिभाशाली बालक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, सारे ही प्रतिभाशाली बालक उसमें प्रशिक्षित होंगे। तो ऐसे में विशेष कक्षाओं का दोष यह है कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से वंचित हो जाते हैं। वो सामान्य बालकों के साथ उठते बैठते नहीं है। सामान्य परिस्थितियों तथा सामान्य सामाजिक व्यवहार को और साथ में सामान्य बालक की क्या भावना होती है, सामान्य बालक का आर्थिक बैकग्राउंड कैसा होता है, उसको वो समझ नहीं पाएंगे। तो ये भी इसका दोष है। नेक्स्ट है 7, आर्थिक दृष्टि से भी विशेष कक्षाएं महंगी पड़ती है। 7 देखिएगा, आर्थिक दृष्टि से महंगी कक्षाएं, आर्थिक दृष्टि से महंगी कक्षाएं। जो विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होती है तो उसमें विशेष कक्षाओं की व्यवस्था में ये दोष है कि ये आर्थिक दृष्टि से महंगी होती है। यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए यदि विशेष प्रकार की कक्षाओं की व्यवस्था होती है या विशेष स्कूल की आवश्यकता होती है तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। साथ में जो गरीब तबके के होते हैं या कम जिनकी आर्थिक स्थिति होती है वो उस पैसे को जमा नहीं करवा पाते हैं और प्रतिभाशाली जमा नहीं करवा पाते हैं, जिससे आर्थिक दृष्टि से यानी कि आर्थिक दृष्टि से उन बालकों के लिए वो कक्षाएं उनका पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी उनको सामग्री प्रदान की जाती है, पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी उनको कार्य शैक्षिक कार्य करवाया जाता है, शैक्षिक गतिविधियां उनको जो संपादित करवाई जाती है वो आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ती है। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष कक्षाओं के दोष इस प्रकार से ये आपके सामने है। यानी कि एक पक्ष ने तो विशेष कक्षाओं की व्यवस्था के संबंध में तर्क दिया और दूसरे पक्ष ने यानी कि एक पक्ष तो तर्क देने के संबंध में नहीं है और दूसरा पक्ष तर्क देने के संबंध में, तो जो एक पक्ष है वो ये कहता है कि विशेष प्रतिभाशाली बालकों की कक्षा नहीं होनी चाहिए और दूसरा पक्ष ये है कि प्रतिभाशाली बालकों की कक्षाएं होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए। तो एक पक्ष ने जो तर्क दिया वो आपके सामने है और दूसरे पक्ष ने जो तर्क उसका सामने रखा वो है कि विशेष कक्षाओं की सीमाएं, विशेष कक्षाओं के दोष निकल के आपके सामने आए। ये आपका विशेष कक्षाओं के सीमाओं या दोष का टॉपिक 2nd पॉइंट कंप्लीट हुआ। नमस्कार।